सभापति महोदय, ओके स्वागत बाबू हो गया। मुझे आपने प्लीज इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 1 अप्रैल 2020 से 15 सितंबर 2020 तक 1,06,000 करोड़ रुपए जो टैक्स पेयर के रिफंड के थे वो उन्होंने इस खराब समय में सबको रिफंड किए। नहीं तो पहले स्थिति यह होती थी माननीय सभापति महोदय कि जैसे ही बजट का समय आता था रिफंड सब रोक दिए जाते थे और केवल रेवेन्यू बढ़ाने के टारगेट में ये पूरा डिपार्टमेंट पूरी सरकार लग जाती थी। लेकिन ऐसी खराब परिस्थिति में जबकि सरकार के रेवेन्यू रिसोर्सेज अभी सिकुड़ रहे हैं, उस समय भी टैक्स पेयर का पैसा जो रिफंड का उनका हक था 1 अप्रैल से 2020 से 15 सितंबर 2020 तक 1,06,000 करोड़ रुपए रिफंड किए, लगभग 30 लाख टैक्स पेयर को, ताकि जो खराब परिस्थिति में उनका इस समय काम आ सके। तो इसके लिए मैं सरकार को, माननीय वित्त मंत्री जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, फाइनेंस बिल 2020 23 मार्च को डिस्कशन होने वाला था, डिटेल में डिस्कशन होने वाला था, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने की वजह से और लोकसभा की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई स्थगित समय पर होनी थी, इसलिए उस बिल को सभी दलों की सहमति से बिना डिस्कशन के पास कर दिया गया। और उसमें जो प्रावधान अलग अलग सरकार की जो मन की इच्छा थी कि टैक्स बेस बढ़े, करदाता को सुविधा मिले, ईमानदार टैक्स पेयर का सम्मान मिले और अननेसेसरी हरेसमेंट न हो, ऐसे अलग अलग तरह के प्रावधान हुए थे। मैं कुछ प्रावधान आपके सामने उसके, क्योंकि उसमें डिस्कशन डिटेल में नहीं हुआ था और इसीलिए जो बड़े जैसे एमएसएमई के तरफ सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान है। अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी 3 लाख करोड़ रुपए का एमएसएमई को सहायता बिना गारंटी के देने की बात हुई। तो उस एमएसएमई जिनके कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा नहीं है, लेने में भी और देने में भी, तो टैक्स ऑडिट में जहाँ 1 करोड़ की जनरल लिमिट है कि भाई 1 करोड़ से ज़्यादा व्यवसाय जिसका भी हो उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, लेकिन एमएसएमई को 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ तक की छूट दी गई। कंडीशन यही, शर्त यही थी कि भाई उसका कैश ट्रांजैक्शन यानी न तो टोटल रिसिप्ट का 5% से ज़्यादा कैश नहीं हो सकता, टोटल पेमेंट का 5% से ज़्यादा कैश नहीं होता। एक बहुत बड़ी रिलीफ जो एमएसएमई काफ़ी रोजगार देती है उनको इससे मिली। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, उस बिल में एक टैक्स और हटाया गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। एक कंपनी कुछ पैसा कमाती है तो उस पर टैक्स देती है। टैक्स के बाद जो उसके शेयर होल्डर है उस कंपनी से उम्मीद करते हैं कि हमको कुछ डिविडेंड मिले, तो वो डिविडेंड की घोषणा करती तो उससे पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देता है। तीसरा, उसके जब वो शेयर होल्डर उसके पास जब वो डिविडेंड पहुंचता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता। एक ही इनकम पर 3 जगह टैक्स हो रहा था। तो ये पिछले जो फाइनेंस बिल 2020 था उसमें भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसकी समाप्ति की गई। और उसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन
फाइनेंशियल अमेंडमेंट 2019, फाइनेंशियल अमेंडमेंट जो 2 नंबर था, उसमें कंपनीज को दिए थे, प्राइवेट कंपनीज को असेसमेंट के अंदर टैक्स लायबिलिटी 22% की गई टैक्स दर, परंतु उस समय कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं दी गई थी। तो यह भी सुविधा फाइनेंस बिल 2020 में उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी दी गई। माननीय सभापति महोदय, उसके साथ साथ जो ईमानदारी से टैक्स नहीं देते थे, कुछ न कुछ उसमें रिकॉर्ड हेराफेरी करते थे, तो उनके लिए भी 2020 में कुछ नियम बनाए गए, कानून बनाए गए। सबसे बड़ा तो एक रेजिडेंट जो इनकम टैक्स असेसी का जो स्टेटस होता है, उसमें एक प्रावधान किया गया कि जो भारत का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, और वो नागरिक कहीं अभी वर्तमान परिभाषा के हिसाब से रेजिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है, और वह दूसरी जगह जिन देशों में टैक्स नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, वहाँ का रेजिडेंट बन के और कुछ अर्निंग करता है और कहीं पे भी टैक्स नहीं देता, और अगर वह भारतीय सिटीजन है, भारत का नागरिक है, तो उसको, अगर वह दूसरे कहीं भी टैक्स नहीं देता है, तो उसको भारतीय इनकम टैक्स के हिसाब से उसको भारत में रेजिडेंट माना गया। बहुत बड़ा, क्योंकि लोग बाग इसका बहुत मिसयूज कर रहे थे, इस प्रावधान का जबरदस्त मिसयूज हो रहा था, उस लकूने को रोका गया। इसके साथ ही साथ एक पेनल्टी और शुरू की कि व्यवसाय में बहुत लोग बोगस बिल, बोगस इनवॉइस, जीएसटी का रिफंड लेने गए, अलग अलग के ढंग से बोगस इनवॉइसेज बहुत लेते थे, जिसमें माल नहीं आता था, केवल बिल आ जाता था, पेमेंट बता देते, इनकम टैक्स में क्लेम। तो ऐसे बोगस इनवॉइसों के मिलने पर इनकम टैक्स में प्रावधान किया गया कि जितना उसकी रकम है, जितना उसकी राशि है, उस राशि का बराबर पेनल्टी उस पर लगाई जाएगी, ताकि जो ईमानदार नहीं है इनकम टैक्स पे, जो गड़बड़ करते हैं, उनको सजा मिले। तो यह माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भाई ईमानदार टैक्स पेयर को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, और जो कर चोर है वो किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए, यह सोच। और इसी कारण उस बिल में एक प्रावधान और किया गया था। वो प्रावधान था कि सरकार को यह अधिकार है, सेक्शन 119A नया जोड़ा गया फाइनेंस बिल में, कि सरकार टैक्स पेयर चार्टर को बना सकती है, और बोर्ड टैक्स पेयर चार्टर मतलब किस टैक्स कलेक्शन और टैक्स की जो अथॉरिटी है, टैक्सेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है टैक्स का, उनकी कुछ जिम्मेदारियां तय की गई। सरकार ने उस समय कानून में तो बना सकती है, और बोर्ड को डायरेक्शन दिया और बोर्ड को पावर दे दी। बोर्ड ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 अगस्त को टैक्स पेयर चार्टर को रिलीज किया। टैक्स पेयर चार्टर क्या है? टैक्स पेयर चार्टर में टैक्स की जो अथॉरिटी है, उनको कुछ जिम्मेदारी दी गई टैक्स पेयर के प्रति, और वो क्या है? पहला, करदाताओं के साथ उचित व्यवहार हो। माननीय सभापति महोदय, मैं 1972-73 से इनकम टैक्स दे रहा हूँ। 1972, आज 48 साल हो गए इनकम टैक्स का असेसी हुए हुए। पर क्या हालत थी हमारे जिस कस्बे में मैं रहता हूँ, शाहपुरा रहता था उस समय, अगर गलती से कोई इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बाजार में, क्योंकि वहाँ तो ऑफिस था नहीं कस्बे में, जिले के वहाँ से आता था, कभी गलती से इनकम टैक्स एक इंस्पेक्टर केवल वो भी अगर बाजार में आ गया, तो आधी दुकानें कस्बे की बंद हो जाती थी उसके डर से। यह स्थिति हमने देखी हुई है। लेकिन आज जो पिछले 6 साल में इनकम टैक्स देने वालों के, ईमानदार करदाता के लिए जो इस सरकार ने किया, वह बहुत सराहनीय है, उसको मैं बधाई देता हूँ। तो टैक्स पेयर का जो चार्टर कि करदाता के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। दूसरा, आम जन की ईमानदारी पर विश्वास करना चाहिए।
यानी जो ईमानदार करदाता ने कुछ कह दिया, कुछ दे दिया, कुछ सबमिट कर दिया तो उसको मानना चाहिए। नहीं तो पहले यह स्थिति थी कि करदाता मतलब वो तो ईमानदार हो ही नहीं सकता। सरकार भी मानती थी, एग्जीक्यूटिव भी कहते थे कोई ईमानदार करदाता तो इतना उसको हरेस किया जाता था, क्योंकि वो ईमानदार करदाता वो किसी की कोई गलत मांग को पूरी नहीं करता, इसलिए उसको इतना हरेसमेंट होता था। और जो गलत करदाता होते थे उनको और प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन इस चार्टर से कि ईमानदार करदाता की ईमानदारी पर विश्वास किया जाएगा। और तीसरी जो सुविधा दी कि कोई और असेसमेंट हो गया, कुछ हो गया तो उसकी अपील की सुविधा, उसकी समीक्षा की सुविधा। पहले जो अधिकारी असेसमेंट करता था उसी वही समीक्षा करता था, लेकिन अब उसके ऊपर का अधिकारी उसकी समीक्षा करेगा। और उसके अलावा अथॉरिटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह सटीक जानकारी कि क्या कानून के हिसाब से है वो टैक्स पेयर को उपलब्ध कराए। यह नहीं कि भाई अपने हिसाब से फ्लिक के और जितना उसका टैक्स बनता था। नहीं तो पहले तो अन्य कैसे भी कुछ नहीं 144 में किया, एक रेट से जोड़ा और जोड़ दिया सारा, या 143 में किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किया और अपने हिसाब से परसेंटेज लेके उसमें कर दिया। और इतना ज़्यादा गड़बड़ होता था कि बेचारा करदाता लास्ट में यही सोचता था अगर मैं टैक्स नहीं देता या रिटर्न नहीं भरता तो ज़्यादा ठीक रहता। ये हरेसमेंट होता था। इसके अलावा टैक्स अथॉरिटी पे ये भी जिम्मेदारी दी कि जो भी फैसले लेने हैं बिल्कुल समय पे लो। ये चार्टर के अंदर है। यह नहीं कि आज की है और वो पड़ गया, फाइल किधर गायब हो गई मालूम ही नहीं पड़ा। जो भी समय फिक्स है उसमें उनको फैसले लेना। और करदाताओं के द्वारा जो भी सबमिट किया जाता है उसकी गोपनीयता रखना। ठीक, मानिए अभी तो शुरू हुआ हूँ। नहीं, मैं पहला वक्ता हूँ, पार्टी का पहला वक्ता हूँ। 5 साल पिछले 2 बिल पास करने हैं, 2 बिल पास करने हैं। आज का एजेंडा ये बराबर है। मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा सॉर्ट करने की, पर पहला वक्ता हूँ इसलिए कम से कम मैं वैसे भी बोलने में बहुत कमजोर हूँ और बीच में डिस्टर्ब हो जाता तो और डिस्टर्ब। समेट लीजिए धीरे धीरे। तो मेरा ये है कि इस हिसाब से, और उसके अलावा करदाता की जो गोपनीयता डिटेल देते हैं उसकी गोपनीयता रखना, और अधिकारियों की जो गलत करता उसकी जवाबदेही तय करना। यह टैक्स पेयर चार्टर में, और उसमें टैक्स पेयर की भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है। टैक्स पेयर चार्टर में ये भी दिया गया अधिकार तो भाई वो शिकायत कर सकता है और न्याय टैक्स पेयर को न्यायपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो और टैक्स कंप्लायंस की कॉस्ट कम से कम हो। यह चार्टर के कम से दिए है, और उसमें और आगे अमेंड कुछ हो सकता है। और इसके साथ साथ टैक्स पेयर को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह ईमानदारी से जितना टैक्स बनता है वो चुकाए और देश के विकास पे काम करे। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल में जो प्रावधान लाए हैं, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने 13 अगस्त को फेसलेस असेसमेंट, जिसके अंदर न तो टैक्स पेयर को मालूम है कि मैं कौन उसका असेसमेंट कर रहा है और न अथॉरिटी को मालूम है किसका असेसमेंट कर रहे हैं। उसको मतलब कंपनी का नाम तो होगा लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि वो कहाँ है, क्या है कुछ। तो एक बहुत बड़ी शुरुआत जो डिजिटल सिस्टम, जो टेक्निकल ड्राइव सिस्टम, मैं आपको इसका एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता की, कि आज के 23 साल पहले जयपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सांसदों और विधायकों का एक प्रशिक्षण शिविर हुआ था। मैं भी उसमें प्रतिभागी था एज ए सांसद। तो उसमें माननीय मोदी जी बातें प्रदान करने आए थे और उस समय उनके हाथ में लैपटॉप था। आज के 23 साल पहले की बात बता रहा हूँ माननीय सभापति महोदय, लैपटॉप था। उन्होंने भाषण में उस समय बोला हमको
कि भाई आगे आने वाला समय ऐसा आएगा कि जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है वो पीछे रह जाएगा। और आज वो स्थिति, ये दूरदर्शिता है हमारे प्रधानमंत्री जी की हर चीज में। उस समय भी हमको पार्लियामेंट की तरफ से डेस्कटॉप कंप्यूटर मिले थे, लेकिन वो केवल दिखाने के लिए, सजाने के लिए, क्योंकि हमको चलाने नहीं आता था, और कम से कम हमारा जो पीए आता था उससे प्रिंट निकाल लेता था, लेटर टाइप कर लेता था। तो ये चीज़ जो है, और यही सोच प्रधानमंत्री जी की, जो टैक्स पेयर चार्टेड और फेसलेस असेसमेंट जो इस बिल में प्रावधान है, उसमें पूरे डिटेल। अब समाप्त कीजिए। मैं कर रहा हूँ। अभी तो इनकम टैक्स है, अभी बाकी सारा जो है वहाँ, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट में सबसे बड़ा तो जो डेट्स हैं, क्योंकि कोरोना के कारण किसी चीज़ में समय पर नहीं हो सकी। जैसे टैक्स पेयर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, पॉइंट्स बोल दीजिए प्लीज, जो भी बोलना है जल्दी से पॉइंट्स बोल दीजिए। भाई जैसे एलोबरेट मत कीजिए जी प्लीज। मैं कर रहा हूँ। मैं सभापति महोदय 10 मिनट हुए हैं, अभी तो पहला स्पीकर हूँ। 15 मिनट हो गए। नहीं, 10 मिनट हुए हैं अभी मेरे को, तो इसलिए आप इसको बोल दीजिए। तो जो डेट एक्सटेंशन की है वो भले ही, क्योंकि जैसे करदाता है वो उसको इन्वेस्टमेंट करना वो मार्च के लास्ट वीक में करता है उस फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन मार्च के लास्ट वीक में लॉकडाउन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट, भले ही वो कैपिटल गेन का हो, भले ही चैप्टर 680 के डिडक्शन का हो, वो करने के लिए तो ये एक्सटेंड किया है। तारीखें उसकी 31 जुलाई तक की। यह बहुत बड़ा रिलीफ करदाता को मिला। और उसके साथ साथ जो उन्होंने विश्वास जो स्कीम है, उस स्कीम में जो तारीख 30 जून दी हुई थी, विश्वास समाधान जो है कि भाई आज लगभग 5 लाख केसेज अलग अलग अपीलों में, उसकी जो अमाउंट है इनकम टैक्स की 11 लाख करोड़ रुपए है, वो अपीलों में अटकी हुई है। तो उनके समाधान के लिए जो स्कीम लाए, और उसकी लास्ट डेट 30 जून थी, उसको 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया, ताकि जो भी उस कारण से, इस कोरोना के कारण जो इसमें नहीं आ सके, उन्होंने किया। अब मैं आपको जीएसटी के ऊपर बात करता हूँ। जीएसटी पे भी बता रहे थे, क्योंकि ये प्रोविजन किया गया एक्ट में कि भाई अगर ऐसी स्थिति है तो डेट जो अलग अलग कानून में है, तो वो कानून में सरकार को अधिकार मिल गया कि उन डेटों को एक्सटेंड कर सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी एक विशेष जीएसटी में जो दिक्कत है आ रही है, उसके बारे में थोड़ा वित्त मंत्री जी के माध्यम, आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी के ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक तो सुभाष जी अब कंक्लूड माननीय सभापति महोदय, मेरा पहला स्पीकर हूँ पार्टी का। हाँ, आप पहला स्पीकर है, बहुत बढ़िया भी बोल रहे हैं, सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं। मैं इधर यहाँ समय की पाबंदी है, मैं जल्दी कोशिश करूंगा बंद करने की। और कई मेंबर भी बोलेंगे। नहीं, आपका सब्जेक्ट जीएसटी है, तो आप जितने गहराई से बोल रहे हैं शायद और कोई नहीं बोल पाएगा। आप तो इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ। आप और 2 मिनट में खत्म। मैं कर रहा हूँ 2 मिनट। जीएसटी में माननीय सभापति महोदय, 14 मार्च की जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय हुआ था कि जीएसटी पेबल जो केस में उसके ऊपर ब्याज लिया जाएगा, और जो जीएसटी पेबल आईटीसी के मार्फत डेबिट होना है उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जब से लागू हुआ तब से किया गया, ये जीएसटी काउंसिल ने निर्णय किया और इसके लिए कानून आएगा। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है वो बाद में है, तो बीच के पीरियड में आज सारे जो करदाता है वो काफ़ी असमंजस में है, तो इसको क्लियर किया जाए। दूसरा, मैं आपको एक ध्यान में जीएसटी में लाना चाहता हूँ, सारा निर्णय जीएसटी काउंसिल ही करती है, अब किसी के हाथ में कुछ नहीं। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी कानून बनाया, सीजीएसटी कानून बनाया, और कानून के बाद रूल बने। तो रूल जो है वो कानून को
क्रॉस नहीं कर सकते, यह जनरल बात है। लेकिन इसमें जीएसटी सीजीएसटी में कानून रूल जो है वो कानून को क्रॉस कर रहे हैं। इसका उदाहरण आपको एक मैं लास्ट बात रखेगा कि आईटीसी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें आईटीसी का रिफंड होता है। जीएसटी का कानून सेक्शन 50 सीजीएसटी का ये कहता है सेक्शन 54(3) कि भाई जो भी आईटीसी क्रेडिट है उसका रिफंड के लिए ठीक है सर। रिफंड के लिए मैं खत्म कर रहा हूँ, रिफंड के लिए वो एलिजिबल है। परंतु मणिकम टैगोर परंतु एक मिनट में पूरी कर रहा हूँ सभापति महोदय, 1 मिनट में पूरी कर रहा हूँ मैं कि उसके जो एलिजिबल है। लेकिन रूल्स के अंदर जो प्रोविजन किया गया रूल्स 89(5) में, उसमें जो सर्विस टैक्स की आईटीसी है उसको अलग कर दिया गया। रूल्स आज एक्ट से को क्रॉस कर रहा है, तो ये इसको करेक्शन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का दिया मौका।